सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, ये सेकंड पार्ट है ऑफ कोर्स। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन्स के तीनों लॉ कर लिए थे और क्या फोर्स क्या है ये सारा चीज अच्छे से देख लिया था। इसमें हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट यही सब देखेंगे। मतलब लास्ट ये चैप्टर खत्म हो रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं। तो चलिए, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, आपको मोमेंटम, इनर्शिया वगैरह नहीं पता है तो ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको। वैसे मैं अभी भी रिकैप कर दूंगा, तो आप लोग पहले वो पार्ट देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा पार्ट है वो। जिन्होंने देखा है उनसे पूछिए आप। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए मैंने यहाँ लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले मोमेंटम तो हमने भैया पहले भी पढ़ लिया है कि मोमेंटम सर क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास और उसकी वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, उस मूविंग बॉडी का मोमेंटम मिल जाता है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो पहले कोलिजन क्या होता है सर, ये बता दीजिए ना। तो कोलिजन क्या होता है, टकराना, किसी दो चीजों का आपस में टकराना, मतलब मारपीट भी बोल सकते हैं आप लोग। जैसे मैंने ये दीवार, ठीक है, इसमें मैंने मुक्का मारा, ठीक है, ये भी कोलिजन हुआ। क्यों कोलिजन हुआ, ये वाला जो था मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो दीवार भी तो हम पे फोर्स लगाएगा। थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसी के बेस पे हम लोग इसका मतलब इसको प्रूव करेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब देख लेते हैं अच्छे से एक बार। दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास दो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा बी, जिसका मास क्या है, फर्स्ट का ma रखा है और सेकंड का mb। तो ये मैंने बिफोर कोलिजन, मतलब दो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए दो गाड़ी चल रही है, ठीक है, ए और बी चल रहा है रफ्तार में, बी आगे चल रहा है और ए उसके पीछे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ सर कि इस ए अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, यही है सेम डायरेक्शन। हाँ, अब कोलिजन होने के लिए, टकराव होने के लिए, कोलिजन मतलब समझ में आ गया ना, टकराना एक दूसरे से, है ना। अब कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए, ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। यू ए जो है उसको यू बी से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होगा तभी ना भाई। अब मैं आगे आगे चल रहा हूं, पीछे से कोई बंदा आगे मुझे मारता है, टक्कर मारता है साइकिल या मोटरसाइकिल से, और मैं गिर जाता हूं, तो मोटरसाइकिल की स्पीड मेरे से ज्यादा थी तब ना मुझे टक्कर मारा उसने। तो इस गाड़ी की स्पीड इस गाड़ी से कम है, मतलब बी की स्पीड कम है, ए की स्पीड ज्यादा है, तभी ना ये पीछे से आके इसको टक्कर मारेगा और दोनों में क्या होगा, कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा दोनों में, है ना। कोलाइड करने से ही कोलिजन बना है ना, पता तो लग रहा होगा आप लोगों को। तो बिफोर कोलिजन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, हमको प्रूव करना है सर कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन का मोमेंटम क्या होगा, मैंने अभी बताया सर, अभी क्या पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने करके देखा है कि मोमेंटम क्या होता है सर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ए का मास क्या है, ma, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये अब टोटल मोमेंटम कहां से आएगा, अब पहले इसका मोमेंटम को पता लग गया, ए का, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी है ना। ए का मोमेंटम हमने लिखा, बी का मोमेंटम एम बी इंटू यू बी, है ना, यही है ना दोनों का मोमेंटम। लेकिन अब क्या बोला, टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या हो गया सर कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था, तो टोटल मतलब इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, है ना, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या है सर कि मास तो चेंज हो रहा है क्या, कोलिजन हुआ, मास तो चेंज होगा नहीं ना सर, हाँ मास चेंज नहीं होगा, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ma इंटू वी हो गया वेलोसिटी। कोलिजन के बाद तो वेलोसिटी चेंज होती है ना, चेंज इन वेलोसिटी होती है, हाँ, तो वी ए प्लस एम बी इंटू
VB। तो यही हमको प्रूव करना है। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं हम लोगों को, है ना। ये हमको प्रूव करना है कि अब देखते हैं इसको थोड़ा समझते हैं इस सिस्टम को कैसा है। कि यहां पे देखिए ये जो सिस्टम है ना, इसमें ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है, मतलब इन दोनों के अलावा, ए और बी के अलावा आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई और फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ए और बी चल रहे थे साथ साथ में, ए ने अचानक क्या किया, अपने स्पीड बढ़ाया और बी को जाके क्या मार दिया सर, टक्कर मार दिया। अब बी को जाके अगर टक्कर मारा तो ए ने क्या किया, बी पे फोर्स एक्सर्ट किया। ए ने, ये बी चल रहा था बी पे, जैसे मान लो ये बी है, ठीक है, पीछे से ए ने आके इसको टक्कर मारा तो ए ने क्या किया, बी पे फोर्स लगाया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है सर, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसने इस पे रिएक्ट किया तो ये भी तो उल्टा ऑपोजिट रिएक्शन देगा ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। तो ये जो F1 है, F1 मतलब A ने जो फोर्स लगाया B पे, और F2 फोर्स मतलब B भी तो A पे फोर्स लगाएगा ना। मैंने उस दिन भी बताया था पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में, कि अगर मैं इस पे मुक्का मार रहा हूं इस दीवार पे, तो ये मैं जितना फोर्स इस पे लगा रहा हूं, ये दीवार भी मुझ पे उतना फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट वे में, है ना। थर्ड लॉ तो यही कहता है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो F1, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा यहां पे कि F1 इज इक्वल टू F2, है ना। लेकिन क्या है, ऑपोजिट है, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि माइनस लग जाएगा। ये तो हमको पता है सर, बिल्कुल पता है, बहुत पहले ही हम लोग जानते हैं, है ना। अब ये t क्या है सर, ये जो t टाइम मैंने लिखा है, ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब वो दोनों एक दूसरे से टकराए, चिपके हुए कितने देर रहे, वो मैं उस टाइम को मैंने क्या मान लिया सर, t मान लिया, ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मतलब मास तो चेंज होगा नहीं ना सर, टकराने से किसी का मास तो चेंज होता नहीं है ना। अब मान लीजिए मुझे किसी ने मारा, हाँ मतलब हाथ पैर टूट के अलग हो जाए तो मास चेंज होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है, इसमें टकराया है बस, तो मास इक्वल है। तो आफ्टर कोलिजन हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही मोमेंटम लिख लिया है। तो हमको प्रूफ बेसिकली क्या करना है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। यही हमको प्रूव करना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ऐसे ही प्रूव हो जाएगा हंसते खेलते। देखते हैं, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है सर, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है हमको, न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है ना, कि ए ने जितना बी पे फोर्स लगाया, बी ने भी उतना ही ए पे फोर्स लगाया सर। तो क्या हो जाएगा यहां पे, थर्ड लॉ के अनुसार कि F1 इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ F2, ये आ गया हमारा, है ना। अब फोर्स F1 और F2 का वैल्यू कहां से मिलेगा, तो वैल्यू मिलेगा सर सेकेंड लॉ से। तो बाय सेकेंड लॉ, बताइए सर सेकेंड लॉ कौन सा है न्यूटन का, F इज इक्वल टू एम ए। बहुत आसान है सर, आपने पहले ही बता दिया, F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे F1 जो है वो किस पे फोर्स लगा रहा है, F2 पे, मतलब F2 पे नहीं, MB, मास ऑफ B पे, मतलब B पे F1 फोर्स लगा रहा है ना। ये इस साइड मतलब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है ना, अब खुद पे तो फोर्स लगाएगा नहीं, है ना। MA जो है उसका जो F1 है वो M2 पे मतलब ऑब्जेक्ट B पे फोर्स लगा रहा है ना। तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहीं से देख लेते हैं एक बार। F1 का वैल्यू हो जाएगा सर, F1 इज इक्वल टू, यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे हमने लिख दिया है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, MA होता है ना, A फॉर एक्सेलरेशन, M फॉर मास। तो B का मास होगा MB, और B पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा AB। सिंपल। MA का जो फोर्स है F1 वो किस पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट B पे लग रहा है, इसीलिए हम लोग MB और MA यहां लिखे। अब F2 क्या हो जाएगा सर, F2 इसका उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा, M बोलो भाई, क्या उल्टा हो जाएगा, ये MB का फोर्स है F2, वो किस पे लग रहा है, A पे लग रहा है, तो MA और A हो जाएगा यहाँ पे F2 का वैल्यू। अब अगर हम यही दो वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें, ये दोनों वैल्यू को हम किस में रख दें सर, इस इक्वेशन में अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। यहां पे
क्या है, F1 है, F1 की जगह पे क्या है, MB और AB। ठीक है, F2 की जगह पे क्या है सर, F2 की जगह पे पहले माइनस भी तो है, हाँ तो सर इज इक्वल टू में माइनस भी लगा देंगे, माइनस है तो MA इंटू AA। ठीक है, अब हमको पता है सर कि A का क्या वैल्यू होता है, A का वैल्यू होता है सर, देख लेते हैं एक बार फिर से A का वैल्यू, भूल गए तो क्या लिखे सर, ये हम लिखे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है A का वैल्यू। तो A का वैल्यू हमको यहां पुट करना पड़ेगा ना दोनों जगह पे, तो चलिए पुट कर देते हैं A का वैल्यू। A का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा सर, A का वैल्यू हो जाएगा, कहां से मिलेगा A का वैल्यू, AB VB माइनस UB, ठीक है, अपॉन टाइम। टाइम तो कोलिजन टाइम दोनों का तो सेम ही है ना, या चाहे ऑब्जेक्ट A हो या B हो, दोनों आपस में टकरा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि B A से ज्यादा देर चिपका रहा और A B से कम देर चिपका रहा, ऐसा तो है ना, टाइम तो सेम ही रहेगा, इधर हो या उधर हो। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस MA इंटू यहां पे B था, यहां क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बस उसका, है ना, A दोनों जगह पे, और अपॉन क्या चला जाएगा सर, टाइम चला जाएगा। आ तो गया सर आपका, कैसे आ गया सर, बहुत आसान है। अब यहां पे मैं मिटा के लिख देता हूं थोड़ा सा। अब अगर हम इसको अंदर भेज दे, ब्रैकेट के अंदर दोनों को भेज दे, तो हमारा तो आंसर आ जाएगा सर, कैसे आ जाएगा, MB इंटू ये, है ना। सबसे पहले देखिए नीचे दोनों में डिवीजन में T है, TT कैंसिल हो गया हमारा, अंदर भेज दीजिए, MB इंटू VB सर, माइनस है तो बीच में माइनस लग जाएगा, MB इंटू UB, MB इंटू UB, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा सर, इज इक्वल टू में यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस हो जाएगा, माइनस MA इंटू VA, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, MA इंटू UA। अब देखिए ये वाला माइनस है, माइनस को इधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस है उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर हमारा यहाँ पे MBVB, ये माइनस में इधर आके प्लस में, MAVA इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, MBUB प्लस MAUA। ये आ गया सर हमारा क्या, यही तो आ गया सर जो हम लोगों ने सोचा था, है ना। इसको बढ़िया से पॉज करके समझ लीजिए, लिख लीजिएगा तो बहुत बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। हमको एक बार रिकैप करना है, सिंपल है, बिफोर कॉलिजन हमारा ये ऑब्जेक्ट था, A का वेलोसिटी B से ज्यादा हुआ और A ने जाके टक्कर मार दिया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है भैया, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स ऑपोजिट फोर्स होंगे लेकिन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उससे हमको पता लग गया F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, ठीक है। दोनों का वैल्यू हम लोगों ने थर्ड लॉ से निकाल लिया कि M इंटू ए होता है F का वैल्यू, तो F1 क्या है, F1 वो फोर्स है जो B पे लग रहा है, F2 क्या है सर, F2 वो फोर्स है जो A पे लग रहा है, तो दोनों ऑपोजिट हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू MA इंटू MB, F2 इज इक्वल टू MA इंटू AB, हाँ। तो अब क्या किया फिर हम लोगों ने, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है सर, कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम तो हमारा दोनों केस के लिए सेम था, चाहे A रहे चाहे B रहे, हम लोगों ने टाइम को डिवाइड किया, टाइम को कैंसिल किया और पुट कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में भेज दिया M की वैल्यू को, और दोनों आ गया हमारा आंसर सेम टू सेम। थोड़ा मतलब इधर उधर हो सकता है, नहीं तो आ गया हमारा, हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। चलिए अब रिकॉइल वेलोसिटी, मजर वेलोसिटी वगैरह कर लेते। अब देखिए क्या होता है जब हम लोग बंदूक फायर करते हैं, मतलब हम लोग तो नहीं करते, डाकू लोग पुलिस लोग जब करते हैं, तो देखिए पहले ये देखिए बिफोर फायरिंग, ठीक है, मैंने बना लिया है बंदूक, बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग क्या क्या होता है वही हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो इसमें कैसे वर्क करता है। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके आते होंगे, एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारे होंगे, एग्जाम्पलर बुक्स में भी आप लोग देख सकते हैं, और नहीं होंगे तो हम लोग तो करेंगे न्यूमेरिकल्स बाद में, है ना, लास्ट में। तो चलिए देखते हैं कि अभी देखिए, अभी ये गन है, ठीक है, गन का एक मास है,
जिसको हम लोग mg लिख लेते हैं। अब ये बुलेट, अंदर में एक बुलेट है और ट्रिगर दबाने से क्या होता है, ये जो हैमर होता है वो बुलेट को मारता है ना, हैमर ही तो मारता है ना, और वो बुलेट क्या होता है, शॉट से आगे बढ़ता है ना, और वो किसी को लगता है और वो रेस्ट इन पीस हो जाता है जैसा पहले हुआ था। तो बुलेट का भी तो कोई मास होगा, मास ऑफ बुलेट mb ले लेते हैं, है ना, ठीक है। ये बिफोर फायरिंग है। फायरिंग, अच्छा फायरिंग से क्या समझ में आ रहा है आपको, फायरिंग क्या है, फायरिंग भी तो एक तरह का क्या है सर, कोलिजन ही तो है सर। सच में कोलिजन है, हाँ सर कोलिजन है। कैसे, ये देखिए बुलेट है, ठीक है, ये हैमर है, हैमर ने इसको मारा, बुलेट आगे बढ़ा, है ना। सेम केस था पिछले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, मोमेंटम में भी हमने देखा था यही चीज, है ना, कि ए ने बी को आगे टक्कर मारी और बी आगे की तरफ बढ़ गया। ए की जो वेलोसिटी थी, एनर्जी थी, वो किसमें ट्रांसफर हो गई, बी में। यही था उसमें भी, है ना। सेम चीज होता है इसमें, ये जो हैमर होता है बुलेट में मारता है और बुलेट ब्लास्ट करके आगे बढ़ता है ना। तो ये भी तो एक क्या है, कोलिजन ही तो है सर। तो ये बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन भी कह सकते हैं, सेम चीज है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब अगर हम बात करें इसकी वेलोसिटी या इसके मोमेंटम की बात करें अगर, तो मोमेंटम ऑफ गन, गन क्या हो जाएगा सर, mg इंटू यूजी, है ना। वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं, हमने पहले भी बता दिया है ना। इसकी वेलोसिटी मतलब टोटल वेलोसिटी, टोटल इनिशियल वेलोसिटी, तो प्लस बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट भी तो अभी रेस्ट में ही है ना सर, हाँ रेस्ट में है, बाद में रेस्ट इन पीस करेगा किसी को। तो अभी ये क्या है, इसकी भी वेलोसिटी, ये मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो अगर मास मान लेते हैं कुछ होगा 2 किलो और कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी यहां क्या है सर, अभी तो दोनों रेस्ट में है, तो वेलोसिटी तो जीरो है ना सर। चाहे गन की या बुलेट की चाहे वेलोसिटी हो या चाहे गन की वेलोसिटी हो, वो तो जीरो है सर, दोनों की वेलोसिटी। क्यों जीरो है सर, वो तो क्योंकि रखा हुआ है गन अभी और बुलेट भी रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि चल रहा है गाड़ी की तरह, है ना, और अचानक से मार देगा कोई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जीरो प्लस ये भी जीरो, तो ये दोनों क्या हो जाएगा सर, जीरो होगा हमारा, है ना। इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है, जीरो है सर इस केस में, या मतलब क्या कह सकते हैं, हमारा वेलोसिटी जीरो था जिसके कारण मोमेंटम जीरो हो गया। मैंने पहले भी बताया था सर, अगर कुछ मोमेंटम है तो वहां वेलोसिटी प्लस मास भी रहा होगा, है ना, तभी ना मोमेंटम कुछ आया सर। अगर वेलोसिटी ही जीरो है तो मोमेंटम आएगा क्या, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अब अगर बात करें तो मास तो चेंज नहीं हुआ होगा, mg, बुलेट का भी मास चेंज नहीं हुआ होगा सर, तो mb, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन। लेकिन अब क्या है, दोनों में कुछ वेलोसिटी आ चुकी है सर। कैसे सर, दोनों में कैसे आ सकती है, आई, हैमर ने जब मारा तो गन पीछे की तरफ और ये बुलेट आगे की तरफ बढ़ा, तो बुलेट की उस वक्त, बुलेट जो आगे बढ़ रहा है उस बुलेट की जो वेलोसिटी होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, मजल वेलोसिटी बोलते हैं। बहुत सारे डाउट्स थे सर मन में कि मजल और रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है, पूछेंगे सर से पूछेंगे, लेकिन ये तो छोटी सी चीज है। हाँ सर, बहुत छोटी चीज है कि ये गन ने जब बुलेट को फायर किया और बुलेट के पास जो वेलोसिटी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, मजल वेलोसिटी बोलते हैं। और गन जो पीछे की तरफ भागा, पीछे की तरफ जो इसकी वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा पहले से, हाँ बहुत सारे लोगों को, मुझे वैसे नहीं पता था क्लास 9 में, लेकिन आप लोगों को पता है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब ये बुलेट की कोई वेलोसिटी रही होगी तो v b वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और इसकी क्या है, गन है ना, तो v g वेलोसिटी ऑफ गन। पीछे की तरफ गन मारता है ना, गोली मारेंगे तो गन भी तो पीछे की तरफ जाएगा, अगर आप में बहुत ताकत है खली जितना तो वो रह जाएगा वहीं पे। आफ्टर कोलिजन जो हमारा मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब या फिर देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको क्या कहता है, सिंपल कि इनिशियल मोमेंटम, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है कि भैया mg ug प्लस mb ub इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, mg vg प्लस ये mb vb, यही होगा। हाँ, तो ये जो हमारा आया
इस केस में क्या होता है, हमेशा और हमेशा इस केस में आप देखिएगा होता ही है वैसे कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा जीरो होता है, मतलब ये पूरा जीरो इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम, फाइनल टोटल मोमेंटम या टोटल फाइनल मोमेंटम आ जाता है हमारा। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैंने पहले भी बताया और हम लोग भी आगे करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो ये वाला चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये पूरा समझ में आ गया ना, कुछ है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं था। एक बार रिकैप करते हैं फटाक से। ये हमारा था रेस्ट में था, है ना, बुलेट भी, ये भी रेस्ट था, तो सबकी वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो, तो सर ने कहा था मोमेंटम जीरो, तो मैंने मोमेंटम जीरो रख दिया, ठीक है। लेकिन अब गन के पास एक वेलोसिटी आ गई, क्यों? क्योंकि उसने हैमर जो मारा तो ये झटका लगा, गन को पीछे की तरफ गया और इसकी वेलोसिटी वीजी हो गई बढ़ के, तो उसी वेलोसिटी को हम लोग, गन की वेलोसिटी को हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। और उस वक्त जो बुलेट के पास जो वेलोसिटी है उसको मदर वेलोसिटी बोलते हैं। दोनों का मास सेम था, वेलोसिटी बढ़ गई तो हम लोगों ने निकाल दिया और इनिशियल टोटल इनिशियल मोमेंटम जो था वो हमारा जीरो था, दोनों को इक्वेट किया तो जीरो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आ गया, टोटल फाइनल मोमेंटम। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि कैचिंग ऑफ बॉल, बॉल जो हम लोग कैच करते हैं सर कैसे करते हैं? बॉल आता है, वहीं पे आ रहा होता है, हम लोग पकड़ के उसको रख लेते हैं? नहीं, उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पीछे की तरफ लाते हैं। हमारा बात करते हैं जैसे बेस्ट फील्डर हमारा जो जडेजा है, जडेजा सर जो है, वो जो बॉल को कैच करते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बॉल को पीछे की तरफ लेके आते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? जैसे मैंने मान लीजिए दो एग्जाम्पल्स है, ये हमारा ए बंदा है, ठीक है, और ये बी बंदा है, ठीक है। ये बंदा थोड़ा सा मतलब दिमाग का पैदल है, क्योंकि बॉल तो प्लास्टिक की होती नहीं है ना, क्रिकेटर सब जो खेलते हैं जिस बॉल से, वो प्लास्टिक की बॉल होती है क्या? नहीं, वो बहुत ज्यादा हार्ड बॉल होती है ना। अगर उसको हम लोग डायरेक्ट कैच करेंगे तो हमारे हाथ में क्या होगी, इंजरी हो जाएगी। तो इंजरी होने का कारण क्या होता है वही हम लोग अभी देखेंगे। देखिए ये एक बंदा है, ठीक है, उसने क्या किया, डायरेक्ट बॉल को कैच किया, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी उस बॉल की जो हवा में था तो उसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड, मान लेते हैं। अब ये कैच कर चुका है, मतलब हाथ में रुक चुका है बॉल, तो बॉल रुक चुका है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। और बॉल का जो वो है, मास है, वो हम मान लेते हैं कुछ 0.2 kg मान लेते हैं, ठीक है। सेम केस इधर है, इसने डायरेक्ट पकड़ा और सेम केस इधर है, ठीक है। इसने क्या किया, यहां पे पकड़ा और हाथ को देखिए, यहां पकड़ा और हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आया और यहां पे बॉल को इसने कस के पकड़ लिया अपने हाथ में कि और नीचे ना जाए, नहीं तो हाथ से छूट जाएगा, है ना। तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग सेम रखते हैं जितनी इधर रखें, कोई ना इंसाफी ना करते हुए बिल्कुल सेम टू सेम। फाइनल वेलोसिटी सर 0 हो गई इसकी, यहां नहीं हुई, यहां आके फाइनल वेलोसिटी 0 हुई मीटर पर सेकेंड। और बॉल भी सेम मास सेम रखते हैं, कोई ना इंसाफी बेचारे के साथ नहीं करेंगे कि सर इसका भारी था इसका हल्का था इसीलिए इसको चोट नहीं लगा, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं, है ना। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ सेम था, फिर भी सर इसको चोट लगा इसको नहीं लगा। इसमें चेंज क्या है, इसमें देखिए आप सेकेंड लॉ अगर देखें, हमारा फिजिक्स का सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि सर F इज इक्वल टू ma, ठीक है, ma है। अब a को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, a को लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना। F इज इक्वल टू ये आ गया हमारा, है ना। तो ये जो t है ना सर, यही t है जो इसको चोट लगा रहा है सर, और इसको चोट नहीं लगा रहा है। कैसे? अगर ये सब चीज हम लोग कांस्टेंट मान लें, दोनों केस में सब चीज कांस्टेंट है, तो वैरी सिर्फ t कर रहा है। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है सर, t पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t सर, ये हमारा आ गया। और यही चीज यहां पे काम कर रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर सर हमारा टाइम ज्यादा है तो फोर्स क्या करेगा, कम लगेगा, है ना। अगर सर हमारा टाइम कम लग रहा है तो फोर्स क्या लगेगा सर, ज्यादा लगेगा। तो देखिए इसने यहीं पे बॉल को पकड़ लिया, यहां पे इसने बॉल को ऊपर में ही पकड़ लिया, तो टाइम क्या हो गया हमारा, दोनों में चेंज इन टाइम, दोनों में अंतर क्या है सर, चेंज ऑफ टाइम का अंतर है, बस सिर्फ और सिर्फ टी का अंतर है। टी ने ही इसको चोट लगाया, टी ने ही इसको चोट लगाने से बचा लिया। कैसे सर, टाइम देखिए, बॉल को यहां आने में जो टाइम लगेगा और यहां आने में जो टाइम लगेगा, दोनों में अंतर होगा ना सर, यहां और यहां पे,
अंतर होगा, वहां जल्दी पहुंचेगा, यहां बाद में पहुंचेगा। तो यहां पे टाइम क्या हो गया हमारा, टाइम कम हो गया। टाइम कम हो गया तो फोर्स ज्यादा हो गया, तो इसमें क्या लग गई हमको सर, चोट लग गई, इंजरी हो गए हम, इंजर्ड हो गए हम। तो ये जो चीज है ये हमको नहीं करना है कैच करते समय, चाहे वो प्लास्टिक की बॉल हो चाहे पत्थर ही कैच कर रहे हो। और ये वाला हम कर सकते हैं हमेशा। आप देखिएगा कोई भी ईटा भी अगर फेंकिएगा तो उसको भी पीछे की तरफ लेना पड़ता है हमको, पीछे की तरफ अगर नहीं लेंगे तो हाथ में चोट लगेगा। तो सेम बस इतना सा हमको याद रखना है सर कि टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रहा है। यहां देखिए इसने अगर यही पकड़ लिया होता तो टाइम क्या था सर, टाइम हमारा कम लग रहा था, लेकिन इसने खींच के बॉल को टाइम को बढ़ाया, इसीलिए दैट्स व्हाई जडेजा इज अ गुड कैचर, है ना। उनको पता है कि सर कैच कैसे करना है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतना सा आपको याद रखना है। सेकंड लॉ से हमको आया फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। अभी मुझे पता लगा आप लोगों का चैप्टर तो खत्म हो चुका है। अब देखिए प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट जो होता है, मतलब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता कैसे है। तो आप लोग मतलब सबको ही, हमको भी वही लगता है कि जो आप लोग को लगता है कि सिंपल पता है हम लोगों को कि इसका जो फ्यूल है या गैस है, जो इससे गैस निकल रही है, एक्सर्ट हो रहा है, वो क्या करता है, थ्रस्ट लगाता है। थ्रस्ट किस पे लगाता है सर, यही मेन चीज है। थ्रस्ट अगर वो जमीन पे, या फिर मान लीजिए ऐसा थोड़ी है कि रॉकेट को हम लोग पकड़ के ऊपर स्पेस में लेके उड़ जाते हैं शक्तिमान या सुपरमैन की तरह, है ना, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ये क्या करता है, थ्रस्ट लगाता है किस पे, मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि ये जमीन है, मतलब लैंड है, लैंड पे रॉकेट थ्रस्ट लगा रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मान लो रॉकेट हवा में, ये अब लैंड से ऊपर जा चुका है, हवा में है, तो किस पे ये थ्रस्ट लगाएगा, ऐसा थोड़ी है कि एक बार उछला और वो जाते रहेगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो ये थ्रस्ट किस पे लगा रहा है सर, एयर मॉलिक्यूल्स पे थ्रस्ट लगा रहा है, ये एयर पे ही थ्रस्ट लगा रहा है, एयर पे ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स ही लगा रहा है थ्रस्ट। तो फोर्स लगाने के कारण ही ये क्या करता है, अपने ऊपर की तरफ जाता है और मार्स पे, चांद पे चले जाता है, जहां भी इसका मन होता है। तो मन नहीं, हाँ, तो आपका ये चैप्टर क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो देख लीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। इसका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का मैंने फॉर्मूला वीडियो भी बना दिया है, मतलब सारे फॉर्मूलाज उसी वीडियो में है। आप अगर वो वीडियो देख लीजिएगा इसके बाद, तो आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।